अस्सलाम वालेकुम जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का आज हमारा 14वां लेक्चर है। इससे पहले हम आपको 13 लेक्चर्स में मुख्तलिफ फैक्टर्स का जिक्र कर चुके हैं जिनका एजुकेशनल साइकोलॉजी पर गहरा असर है। आज हम जो बात करेंगे वो निहायत ही अहम मौजू है जिस पे बहुत बड़े बड़े कलमकारों ने, माहिरीन नफ्सियात ने, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट्स ने रोशनी डाली है कि उस फैक्टर का एक शख्स की, एक ग्रोह की या एक कौम की नफ्सियात पर क्या असर है। आज हम उसी फैक्टर के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। एंड दैट फैक्टर रिलेट्स टू कल्चर, तहजीब और तमद्दुन, जिसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में हम इसको टर्म को इस्तेमाल करते हैं कल्चर, और कल्चर जो है उसका नहायत गहरा असर है एक शख्स की नफ्सियात के साथ, उसके सीखने के तरीके से, उसके किरदार से मुतल्लिक, हत्ता कि उसके ख्वाबों में भी उसके कल्चर की, उसके तहजीब व तमद्दुन की एक झलक नज़र आती है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहैसियत उस्ताद आपके लिए ये जानना नहायत ज़रूरी है कि कल्चर क्या चीज़ है और कल्चर का एक शख्स, एक ग्रोह या आपके स्टूडेंट्स पर, उनकी नफ्सियात पर क्या असर हो सकता है, ताकि आप इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी साइकोलॉजी जो आप इस्तेमाल करते हैं क्लास में बच्चों की, स्टूडेंट्स की नशोनुमा के लिए, उनकी ज़हानत को बढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको मज़ीद बढ़ावा देने के लिए आप उन फैक्टर्स से आगाह हो जाएं, तो आप देखेंगे कि वो फैक्टर्स और उनकी आगाही की वजह से, वो अनासिर जिनको हम कल्चर कहते हैं, उनकी वजह से, उनकी आगाही की वजह से you as a teacher would become a better teacher in your classroom and in your interactions with your students. Culture in the present context. देखिए, हम कल्चर को सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नुक्ता नज़र से फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं। वैसे जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कल्चर की बहुत वसी तारीफ़ है, लेकिन हम उसका मुताला जो करेंगे दैट वुड बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिकॉज वी आर now focused on educational psychology. Culture in the present context, in the context of educational psychology, can be defined as the knowledge, values, behaviors, attitudes, and traditions of a people or a group or an individual that guide and determine the behaviors of that person और ए ग्रुप और ए नेशन। कल्चर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम तरीका हाय कार, वो तमाम ट्रेडिशंस जो एक शख्स की या एक ग्रोह की या एक कौम की नफ्सियात पे असरअंदाज होती है और उसको डिटरमिन करती है, उसको हम कल्चर कहेंगे। उसकी वैल्यूज़, उसकी ट्रेडिशंस, उसके बैठने उठने का अंदाज़, बर्थडेज का मनाने का तरीका, शादी ब्याह की रसूमात, जनाजे की रसूमात, मंगनी की रसूमात, यानी खुशी और गम की मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी बोल चाल, उनका लिबास पहनने का तरीका, उनका खाना पीना, उनकी ज़ुबान, उनके इंटरेक्शंस, ये तमाम चीज़ें मिलके जिस फैक्टर को जन्म दे रही हैं, हम उस फैक्टर को
कल्चर कहते हैं इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। मैं इस बात पे आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर ओनली in the context of educational psychology for the time being. Culture plays a major part in the behavior, thinking of a person or a group or a whole nation. It plays a major part. वो major part क्या है कि उस culture का, हमारी tradition का, हमारी historical tradition का, हमारी values का, हमारे सोच का एक हम पर गहरा असर है और हम उसी ट्रेडिशन के मुताबिक, उन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक, उन्हीं सिलेक्टेड बिहेवियर्स के मुताबिक अपने सोच और अपने किरदार को ढालते हैं। इसलिए साइकोलॉजी में और ख़ास तौर पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में कल्चर का एक निहायत अहम रोल है। इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि कल्चर के अलावा और वो कौन सी चीज़ है जिसका एक असर हो सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। SES, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इज अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, द सिस्टम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप। तो जहां आपके तुलबा अपने कल्चर के तहत बिहेव कर रहे हैं, अपने कल्चर से बोल चाल का अंदाज सीख रहे हैं, अपने कल्चर का उन पर गहरा असर है, उनके सोच के अंदाज पे गहरा असर है, उसके साथ साथ तुलबा की सोशो इकोनॉमिक क्लास का भी उनकी नफ्सियात पर निहायत गहरा असर है। सोशो इकोनॉमिक क्लास से हमारी क्या मुराद है? क्या सिर्फ सोशो इकोनॉमिक क्लास का तयन इस बात से, इस अमर से होता है कि एक शख्स के पास या एक ग्रोह के पास कितनी दौलत मौजूद है? क्या सिर्फ इस चीज़ से सोशो इकोनॉमिक क्लास का तयन होता है? जी नहीं। दौलत की फरावानी या कमी एक नहायत अहम फैक्टर है सोशो इकोनॉमिक क्लास का, लेकिन ये वाहिद फैक्टर नहीं है। सोशो इकोनॉमिक क्लास इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द पावर a group or a person holds in its hands to exercise its will on other people. Power in psychological terms is another important concept which is related to SES or socio-economic status. The higher the socio-economic status, it is generally assumed, the higher the power a person or a group would yield, would hold on others around him. Thus, power is related to socio-economic status. और सोशो-इकोनॉमिक स्टेटस का ताल्लुक सिर्फ दौलत से नहीं है, बल्कि दौलत के साथ साथ इस बात से भी है कि लोग दौलतमंद शख्स को किस हद तक प्रेस्टीज, इज्जत की निगाह से देखते हैं। द सोर्स ऑफ वेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड in determining the socio-economic class of a person. Not only wealth, but also the source of wealth. अब इससे हमारी क्या मुराद है? Source of wealth could be the negative source of wealth, someone who is accumulated wealth by not paying taxes. He may be a wealthy person, but he would not have the same amount of prestige that people would give to somebody who has a high level of wealth and also has prestige. तो इसलिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का ताल्लुक महज दौलत से नहीं है। दौलत एक अहम जुज़ तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ दो अज्जा भी और भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में शामिल हैं, दैट इज पावर एंड प्रेस्टीज।
power is defined as the ability or the capacity in the hand of someone, a person or a group, that makes that person and a group make other people do things that this group wants them to do. वो शख्स पावरफुल है जो दूसरों को अपनी बात मनवा सकता है. वो शख्स पावरलेस है जो दूसरों की बात मानने पर मजबूर है. So power is related to influence, related to a person or a group's capacity to make other people do what that person or that group wants them to do. Socioeconomic status is an important source of power. Usually, not always, but usually the higher the socio-economic status, the greater the power the person or the group holds. That is a usual correlation between SES, socio-economic status, and the power of a person. The higher the socio-economic status, the higher the power. The higher the power, the higher the prestige. आप ये रिलेशनशिप समझने की कोशिश कीजिए. ये रिलेशनशिप जो है, ये तहकीक से, ऑब्जर्वेशन से माहिरीन नफ्सियात ने तय किया है, देखा है कि वो शख्स या वो ग्रोह एक माशरे में, एक मुल्क में जिनके पास दौलत की फरावानी है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसेबल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके पास पावर ज़्यादा है और उनकी प्रेस्टीज भी ज़्यादा है. सो the higher the socio-economic status, the greater the power and the higher the prestige. Prestige is the value, the respect that is given to a person or a group of people. So, generally speaking, not always, ये ज़रूरी नहीं है कि ये universal truth है, लेकिन usually in most of the cases, the higher the socio-economic status and the higher the power, the higher the prestige of a person or a group of people that has the higher socio-economic status and that has a higher level of prestige. इसको आप बैकग्राउंड के तौर पर अपने ज़हन में रखिएगा कि कल्चर का ताल्लुक, कि अगर हम कल्चर को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि कल्चर में सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पावर और प्रेस्टीज जो हैं, ये अहम रोल अदा कर रहे हैं इन डिटर्मिनिंग हाउ पीपल इंटरैक्ट, इन डिटर्मिनिंग देयर साइकोलॉजी. रिसर्च से यह भी जाहिर हुआ है कि इन फैक्टर्स का एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेसेस ऑफ स्टूडेंट्स पर निहायत गहरा असर है. ए टीचर हु इज अवेयर of the cultural background of his students, a teacher who's aware of the socio-economic status of his students, a teacher who's aware of the power of the students, a teacher who's aware of the prestige that the students hold, would be a teacher who would be in a better position to facilitate educational processes of the students as compared to another teacher who is not familiar with these important factors in the psychology of their students. Research ने हमें बहुत सी बातें दिखाई हैं जिनका हम फर्दन इस रेफरेंस में आपसे जिक्र करना चाहेंगे. पहली बात तो ये है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हमारी स्टूडेंट्स की, लोगों की हेल्थ के साथ गहरा असर है. The lower the socio-economic status,
the lower the health index of a person or a group. वो लोग जो गुर्बत का शिकार हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है. वो लोग जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, रिलेटिवली उनकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर है. उसकी वजह क्या है? साफ जाहिर है that those people who have less resources, less monetary resources at their disposal, they have poor nutrition. They are exposed to more infections. Therefore, poor nutrition, low level of health facilities result in poor health of students or people who are of lower socio-economic group or socio-economic class. So poverty and poor health, relative lack of resources and poor health are positively correlated. ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है. अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की और किसी कौम की हेल्थ के बारे में जानना है, तो एक रास्ता उस जानने का ये भी है दैट हाउ फार द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट ग्रुप और दैट नेशन इज. द हायर द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, द प्रोबेबिलिटी इज दैट द हायर द हेल्थ इंडेक्स ऑफ दैट ग्रुप और दैट पर्सन और दैट नेशन वुड बी. क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज, न्यूट्रिशनल इनटेक को डिटरमिन कर रहे हैं और न्यूट्रिशनल इनटेक की वजह से ही अच्छी या बुरी सेहत जो है वो पैदा होती है. एक और बात इस रेफरेंस में देखने वाली जो है वो ये है दैट दोज स्टूडेंट्स in particular and those people in general who are relatively poor have poor academic achievement also. वो लोग जो गरीब गुरबा हैं relatively, जिनके पास दौलत की फरावानी नहीं है या कम है, उनमें उनका एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो भी लो है. जहां उनकी सेहत खराब है वहां उनकी एकेडमिक अचीवमेंट भी लो है. Poverty leads to poor academic achievement. Poverty in itself does not lead to lower academic achievement, but poverty leads to lack of books. Poverty का मतलब है कि जिस शख्स के घर में, जिस घराने में, जिस कुंबे में, जिस खानदान में रोटी खाने को कम है, उसके पास रीडिंग, राइटिंग, एकेडमिक मटेरियल्स भी कम होंगे. पहली प्रायोरिटी लोगों की यही है कि अब पेट भर के ग़िज़ा हासिल की जाए. उसके बाद दूसरी प्रायोरिटीज हैं लोगों की या स्टूडेंट्स की या ग्रुप्स की, और दैट वुड बी बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स. अब जब लोगों के पास because of poor socio-economic status, SES, because of lower levels of wealth, because people are poor, because they are also less healthy, because of low level of nutritional intake, because of their poverty, they also have an additional number of factors, and that is lack of books, lack of reading materials, lack of writing materials. अब ये चीजें जो हैं इनका ताल्लुक एकेडमिक अचीवमेंट के साथ निहायत गहरा है. हमारे अगर स्टूडेंट्स के पास या किसी ग्रुप के स्टूडेंट्स के पास अगर पेन, पेंसिल, राइटिंग मटेरियल ही नहीं है, तो हम उससे क्या तवक्को रखेंगे कि उसकी एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो अच्छी होगी या हायर लेवल की होगी. अभी हम कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम स्टॉप वॉचेस की और दूसरे हाई प्रिसीजन
इंस्ट्रूमेंटेशंस जो साइंस में और मेजरमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं उनका हम जिक्र नहीं कर रहे। हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ मामूली एकेडमिक मटेरियल्स का, such as pens, such as pencils, such as papers, such as books, such as additional reading and writing materials. जब यही स्टूडेंट्स के पास मुहैया नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट पे तो इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल्स वुड नेगेटिवली अफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक और बात जो एडिशनल देखने वाली है वो भी काबिल गौर है, एंड दैट रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। लोअर एकेडमिक अचीवमेंट लीड्स टू, क्रिएट्स, इज ए फैक्टर in low self-esteem. What do I mean by self-esteem? Self-esteem, as I have explained to you earlier in previous lectures, self-esteem is the view that a person has about himself, what he regards himself to be. Does he have a highly positive opinion of himself? Does he have only a positive opinion of himself? Does he have a kind of a neutral opinion about himself? Does he have a negative opinion about himself? Does he have a highly negative concept about himself? These are various levels of expressions of self-esteem. A self-esteem could be positive, self-esteem could be negative. Self-esteem could be highly positive, self-esteem could be highly negative. एक शख्स का अपने बारे में जो तसव्वुर है, अपने बारे में जो ख्याल है, that view of himself, that image that he has of himself in his own mind is called self-esteem by psychologists. Now, self-esteem is related to, is a function of academic achievement. जैसे कोई बच्चा, कोई शख्स अगर कोई अच्छा काम करेगा, अगर कोई मैदान मारेगा, अगर हॉकी की फील्ड में अच्छी तरह से कोई खेल दिखाएगा, तो उसकी सेल्फ एस्टीम भी, यानी उसका अपना नुक्ता निगाह अपने बारे में वो भी बेहतर होगा. On the other hand, if somebody fails to achieve, does not achieve high academic standards, high sporting standards, high interactional standards, his self-esteem would also be low. और इसका ताल्लुक, सेल्फ एस्टीम का ताल्लुक इस तरह से एकेडमिक अचीवमेंट के साथ भी है. द हायर द एकेडमिक अचीवमेंट, द हायर जनरली वुड बी सेल्फ एस्टीम. बट दैट इज योर हायर academic, someone's higher academic achievement is related to SES, socio-economic status. Thus, if the socio-economic status is low, academic achievement would be low because the facilities, computers, reading materials, writing materials are not available to a person. Therefore, his academic achievement suffers. His academic achievement goes to a lower level. His academic achievement goes to a lower level. His self-esteem goes to a lower level. So, self-esteem is related to, one of the factors of self-esteem is academic achievement. The higher the academic achievement, the higher the self-esteem. The lower the academic achievement, the lower probably, not always, probably would be one's self-esteem. Self-esteem and academic achievement are therefore correlated. And because of poverty or because of lower socio-economic status, since all other factors
that facilitate educational achievement, since they are not available, reading materials, computers, additional materials, since they are not available, books and copies and notebooks, access to computer programs, since those are not available to people in the lower socio-economic status, their academic achievement is low. As a result, their self-esteem is low. Self-esteem, therefore, is a dependent variable of socio-economic status. एक और बात जो आपको इस रेफरेंस में देखनी चाहिए, मद्देनजर रखनी चाहिए, वो ये है कि as poverty, as lack of wealth is related to low self-esteem is also related to self-neglect. Self-neglect means कि वो लोग जो अपने बारे में अच्छे उर्फा आला ख्यालात नहीं रखते, वो अपनी ग्रूमिंग भी, सेल्फ ग्रूमिंग भी नहीं करते. अगर दाढ़ी बड़ी है, अगर बाल नहीं बनाए बच्ची ने, अगर कमीज प्रॉपरली आयरन्ड नहीं है, अगर एक बच्चा या एक स्टूडेंट शैबिली ड्रेस्ड है, so they tend to ignore such factors. Self-neglect is related to lower self-esteem. वो लोग जो अपने आप को अच्छा नहीं गर्दानते, वो आमतौर पे सेल्फ निगलेक्ट का शिकार भी रहते हैं. अब सेल्फ निगलेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर रिलेटेड. वो बच्चे जिनकी लोअर सेल्फ एस्टीम है, वो बच्चे जिनकी लोअर एकेडमिक अचीवमेंट है, वो बच्चे जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, वो सेल्फ निगलेक्ट का शिकार हैं. लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम यह है दैट टीचर्स टेंड टू इग्नोर सच चिल्ड्रन. अभी तक हम सिर्फ लोअर सेल्फ एस्टीम, एकेडमिक अचीवमेंट और इन फैक्टर्स का जिक्र कर रहे थे जिसको हमने सेल्फ निगलेक्ट कहा. इन फैक्टर्स की वजह से लोअर एकेडमिक अचीवमेंट, लोअर सेल्फ एस्टीम एंड लोअर सेल्फ रिस्पेक्ट लीड्स चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स टू बिकम shabbily dressed. Shabbily dressed. Children are usually considered to be not very bright by teachers. When students are considered to be not very bright by the teachers, such students tend to be ignored by teachers. ये कोई law नहीं है, लेकिन ये this is what usually happens. The lower the socio-economic status, the lower the academic achievement, the lower the self-esteem, and the higher the self-neglect, and therefore, because of all these factors, teachers tend to ignore such students. जब टीचर्स इग्नोर करेंगे स्टूडेंट्स को, तो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट पे मजीद बुरा असर पड़ेगा. Self-neglect, low academic achievement, lack of facilities, all of these are related to socio-economic factors, and these, when they come into operation with presence or absence, paying attention of the teachers to the students, generally compounds this problem. Teachers ignore shabbily dressed students. Teachers ignore students who are a victim of self-neglect. एक और चीज जो देखने वाली है इस रेफरेंस में, वो एक फैक्टर है जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं. उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि एकेडमिक अचीवमेंट का और पॉवर्टी का आपस में क्या ताल्लुक है. इसका चोली दामन का साथ है. जो एक शख्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोअर एकेडमिक अचीवमेंट. लोअर एकेडमिक अचीवमेंट लीड्स टू लोअर सेल्फ रिस्पेक्ट,
or lower self-esteem. It leads to self-neglect. It leads to teachers ignoring students who are less self-respecting, who are lower on the rungs of academic achievement. इसके साथ साथ एक और factor which becomes operative and which combines and confuses and adds to the situation is the factor of learned helplessness. हमने आपको पहले भी बताया था कि learned helplessness ये है कि एक शख्स ये बावर कर ले कि वो जो कुछ भी करता है उसकी सक्सेस पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा. Students, animals, and other birds, research shows, learn to become helpless. वो समझते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि हम कोशिश भी अगर करें तो हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते. This feeling, this opinion, this way of thinking is called learned helplessness. Learned helplessness creates further problems in the academic context. That students learn that it is impossible for them to achieve higher levels of academic success. ये जो feeling है, ये जो opinion है कि वो academic success, students academic success हासिल ही नहीं कर सकते, उस तक पहुंच ही नहीं सकते, this is a way of feeling what psychologists have called learned helplessness. Research shows that learned helplessness is a very important factor that is found in the culture of a class or a group of people or even in a nation that hinders the progress and high level of achievement of that group or that class. इसलिए learned helplessness को माहिरीन नफ्सियात एक निहायत अहम जुज़ समझते हैं स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट में और स्टूडेंट्स की एकेडमिक लेवल में और स्टूडेंट्स के इंटरैक्शन विद देयर टीचर्स. एक और फैक्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू द पीयर प्रेशर. Peer pressure is that all of us move in groups. We have our primary groups, that is those people with whom we interact on an almost daily basis. And then we have the secondary groups, those people, those friends, those circle of acquaintances जिनसे हमारा interaction, मिलना जुलना, बातचीत काफी है लेकिन प्राइमरी ग्रुप से कम है. तो इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखिए कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स से ही मिक्सअप करते हैं और दोज हु बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्लास आर फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स एंड पीयर्स ऑफ higher levels of socio-economic class. इसमें एक प्रॉब्लम यह है that those who belong to higher economic classes are used to putting in hard work. Their parents, their teachers, their friends, their peers influence them to put in hard work. But those students who belong to lower socio-economic classes, they reject academic input because, as I pointed out earlier to you, rejection of academic input is maybe a result of learned helplessness. वो ये समझते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम higher level statuses, academic achievements को
उस सतह पर नहीं पहुंच सकेंगे जिस सतह पर हमारे रिलेटिवली रिच पीयर्स पहुंच चुके हैं. सो generally speaking, again, let me stress the fact that that is not a universal, always true principle. Generally speaking, those students who have lower socioeconomic statuses also tend to reject hard work because of peer pressure, because of learned helplessness. They do not put in as much hard work as it is required to achieve a higher level of academic achievement. इस वजह से भी वो स्टूडेंट्स जो हैं, जो गुर्बत का शिकार हैं, वो एकेडमिकली भी कमज़ोर रह जाते हैं. कितने सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एंड दे आर प्लेइंग देयर रोल्स in pulling down poor students to poor levels of academic achievement. गौर कीजिए इन बातों पे. एक और फैक्टर जिसका माहिरीन नफ्सियात जिक्र करते हैं, that is the factor of tracking. Tracking is a term used to describe the process of categorizing students. All teachers, of course, again let me stress this, that this is not a universally true principle in every single teacher's academic interaction, but generally speaking, most of the teachers, a majority of teachers, indulge in what is called tracking. Tracking is categorizing students. Categorizing students depending upon their academic achievement. जब टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स कैटेगराइज करते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं. दे आर ट्रैकिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट. दस दोज हु आर लोअर इन एकेडमिक अचीवमेंट्स get categorized in lower lower class of students, and those who are categorized or tracked as higher, belonging to higher class of academic achievers, they are tracked or they are categorized in another category. But the tracking has taken place by ignoring the fact that academic achievement is related to socio-economic status, learned helplessness, input. लेकिन क्योंकि टीचर्स की टेंडेंसी है कि वो कैटेगराइज कर दें purely on the basis of academic results, therefore some students are categorized in lower categories based upon their academic achievement, and some students are categorized in higher classes, higher categories based upon their academic achievement. And this tracking or this categorization of students into lower and higher classes does not take into account the SES factor, the socio-economic factor. Poor students, therefore, tend to be tracked or categorized into lower category of students, lower achievers, lower academically proficient students. And those who belong to higher socioeconomic classes tend to be categorized into higher achievers. People, because of their socio-economic status, get categorized into higher achievers because obviously they are higher achievers, but they are higher achievers because they have access to facilities, because they are dressed better, because they do not suffer from learned helplessness. ये जितने भी फैक्टर हमने आपको बताए, क्योंकि लोअर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये, लोअर इकोनॉमिक क्लासेस में ये फैक्टर्स ऑपरेटिव हैं और हायर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस में ये फैक्टर्स ऑपरेटिव नहीं हैं, इसलिए भी those belonging to higher socio-economic classes tend to be categorized by teachers and administrators as high achievers.
Poor students usually end up in poor categories. They are tracked into different lower levels of categories of students, and richer students tend to be categorized into better classes of students. तो ट्रैकिंग जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन स्टूडेंट्स एकेडमिक सक्सेस. जो स्टूडेंट्स लोअर क्लास की में कैटेगराइज हो जाते हैं उन पे टीचर्स भी कम तवज्जो देते हैं. वो शेबिली ड्रेस्ड भी हैं, वो इनपुट भी उनकी लो है, ये तमाम वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस का भी शिकार हैं. इन तमाम फैक्टर्स का ताल्लुक उनकी जहानत से नहीं बल्कि उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से निहायत गहरा है. जहानत से भी ताल्लुक है लेकिन उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से गहरा ताल्लुक है. इसलिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और SES इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ tracking or categorizing students also in classes and in schools. एक और फैक्टर जिसकी तरफ आज आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, that is the child rearing practices of different classes in terms of socio-economic factors. Child rearing practices का मतलब है कि बच्चों को की तालीम और तरबियत का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, उसको पेरेंट्स कैसे ऑपरेटिव करते हैं. हमने देखा है कि वो घराने, हमसे मेरी मुराद ऑब्जर्वर्स ने, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने, माहिरीन नफ्सियात ने, एजुकेशनिस्ट्स ने, people who are specialists in these fields, they have seen that those children who come from the households of higher income levels, they operate differently. Their parents show a better planning. Their parents discuss academic issues with their students. Their parents want that the children should pay attention to their academic activities. Their parents are more interested in how children are behaving, whether or not children have done their homework, whether or not they are properly dressed, whether or not they are operating under some pressure or not. Parents of lower socio-economic statuses ignore these factors. They do not provide guidance to students with schoolwork. They do not plan with children about how to do their homework, how to manage their academic activities during a day, a week, a month, or an entire academic session. So, because of lack of input of parents of lower socio-economic classes, and because of higher level of input of parents of higher socio-economic classes, children who belong to lower socio-economic classes tend to perform not too well, tend to perform poorly. And children who belong to higher socio-economic classes tend to perform better. ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये इकोनॉमिक क्लास के अलावा चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस से भी रिलेटेड हैं. पेरेंट्स ऑफ middle class and upper classes of children know, the parents know that their input, उनका कहना, उनकी प्लानिंग जो है वो उनके बच्चे की खुशनुदी के लिए और फ्यूचर की खुशहाली के लिए एक अहम जुज़ है, एक अहम फैक्टर है. तो वो ऐसा ज़रूर करते हैं. लेकिन वो पेरेंट्स जिनका ताल्लुक लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से है, वो इस फैक्टर की तरफ नजर नहीं रखते. वो इस फैक्टर को, पेरेंटल गाइडेंस को, पेरेंटल डिस्कशन को इग्नोर करते हैं. अपने बच्चों को इस बात की तरफ वो नहीं माइल करते,
एक्टिवली कि बच्चे जुट के, दिल लगा के, तवज्जो से काम करें। इसलिए बिकॉज ऑफ these differences in child training and child rearing practices, there are differences in academic achievement of children of lower socio-economic groups, the middle socio-economic groups, and the higher levels of socio-economic groups. Parents of children who belong to lower socio-economic group do not guide their children as much as other classes' parents do. And this factor, lack of guidance, lack of attention, lack of parental leadership, lack of parental influence, further compounds the problem and is reflected in poor academic achievement of already poor children. ये बात भी आपको मद्देनजर रखनी चाहिए कि चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल्स का एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है। इसके साथ साथ जैसे हमने आपसे अभी कहा कि दोज चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स whose parents are not as well off as other children's parents are. They lack their facilities of academic success and academic achievement. देखिए, अब हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में और तमाम दुनिया में बहुत से एजुकेशनल टॉयज बन चुके हैं। एजुकेशनल टॉयज जो हैं उनका भी गहरा ताल्लुक है एकेडमिक अचीवमेंट के साथ। एजुकेशनल टॉयज के साथ साथ एजुकेशनल एड्स ऐसी बहुत सी हैं जो हमें अवेलेबल हैं। एजुकेशनल टॉयज में आईपैड्स हैं, स्मॉल कंप्यूटर्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं। ये तमाम चीजें, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हैं, ये तमाम चीजें एजुकेशनल टॉयज या एजुकेशनल एड्स के तौर पर हम इनको ले सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके पेरेंट्स अमीर नहीं हैं और एंड दो चिल्ड्रन हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ SES, सोशो लोअर SES, लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, उनके पास ये एजुकेशनल टॉयज, ये एजुकेशनल एड्स जो हैं ये मौजूद नहीं हैं। कंप्यूटर होना तो एक और भी उससे ज्यादा एक्सपेंस रिलेटेड टॉय है या एक्सपेंस रिलेटेड एड है। जो मामूली चीजें हैं सच एज ए कैलकुलेटर, सच एज ए साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो भी उन बच्चों के पास मौजूद नहीं है। तो ये बातें जो हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ educational aids and educational materials, including toys, books, calculators, and computers, is an added factor of low academic achievement of students belonging to lower socio-economic classes. ये सारे factors जो हैं, ये एक टीचर को मद्देनजर रखने चाहिए। देखें, अगर एक टीचर इन फैक्टर्स को इग्नोर करता है तो वो टीचर ऐसे टीचर की बनिस्बत जो इन फैक्टर्स से अवेयर है, पहला टीचर दूसरे टीचर से कभी भी बेहतर टीचर साबित नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू बिकम एन अबव एवरेज टीचर, ए गुड टीचर, ए सुपीरियर टीचर, it is important for you to keep in mind that socio-economic status, availability of academic materials, learning styles, child rearing practices, lack of input by students, learned helplessness by students, all of these factors
are responsible for the academic success, academic achievement of a student. अगर आप एक उस्ताद की हैसियत से इन फैक्टर्स से आगाही वाकफियत नहीं रखते तो आप एक कामयाब उस्ताद बनने की तवक्को भी ना रखिए. You have to go deeper into the process of cultural and socio-economic factors. And cultural and socio-economic factors generally, by and large, to a very large extent, determine the academic success of your students. ये जो मैं गुजारिशात आपको कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले जो हमने आपसे गुजारिशात की थी, factors such as intelligence of a person, factors such as the home environment of a person, उन चीजों का बच्चे की तालीम पर असर नहीं होता. बिल्कुल उनका असर है, लेकिन we are talking about additional factors that affect a child's academic achievement. And these are some of the factors that we just described to you. Keep these factors in mind in order for you to become a good, successful teacher. Until next time, Khuda Hafiz.